हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास जो 9th के बच्चे हैं वो केमिस्ट्री फिजिक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। केमिस्ट्री की जो वीडियो थे 2 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए थे। 3rd चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। 3rd चैप्टर जो है वो आपका है परमाणु और अणु। तो परमाणु और अणु क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब परमाणु को जो विभाजित किया गया 3 कणों में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, चैप्टर का नाम है, चैप्टर जो 3rd है उसका नाम है परमाणु तथा अणु। तो चैप्टर 3 परमाणु तथा अणु, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु क्या होता है? तो होता क्या है कि हमको पता है कि जैसे क्या है, कागज एक प्रकार का पदार्थ है, जल है एक प्रकार का पदार्थ है, पदार्थ ही है एक प्रकार का, क्या ठीक है। इसके बाद बात करें इसे, कांच पदार्थ है, ऑयल पदार्थ है। तो ये सभी क्या है? पदार्थ है। अब किसी भी पदार्थ को यदि हम छोटे छोटे कणों में विभाजित करें, तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो सबसे सूक्ष्मतम जो कण प्राप्त होगा उसे बोलते हैं परमाणु। उसे क्या नाम दिया गया? परमाणु। और इसके बारे में जो सबसे पहले कल्पना की वो की अपने भारतीय दार्शनिक कनाद ने। किसने की? कनाद ने, महर्षि कनाद। महर्षि कनाद, महर्षि कनाद ने बताया कि यदि हम किसी क्या करें, किसी कण को, किसी पदार्थ को क्या करें, छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं, छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे भाग करते जाएं, ऐसे लिख लो, छोटे छोटे भाग करते जाएं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक सूक्ष्मतम भाग प्राप्त होता है, एक सबसे सूक्ष्म भाग प्राप्त होता है, जिसे माना गया यह कि इसको क्या किया जा सकता है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और इसी सूक्ष्मतम भाग को जो नाम दिया उन्होंने, वो दिया परमाणु। इसको भाग दिया, नाम दिया परमाणु। समझ रहे हैं? तो जो भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कनाद, उन्होंने बताया कि किसी पदार्थ को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं या तोड़ते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे छोटा कण नहीं बन सकता। इस छोटे कण को क्या कहते हैं? इस सूक्ष्मतम कण को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्लियर? स्क्रीन में आपको थ्योरी लिखी मिल जाएगी, स्क्रीन से आपको थ्योरी देखना है। क्लियर बच्चों? और यहाँ पे हम केवल समझा रहे हैं, वो आपको लिखना है। तो आप समझ पाए कि ये क्या है? परमाणु। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए, क्या? डाल्टन, जो कि भारतीय नहीं थे। डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने भी यही बताया कि जो सबसे पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, सूक्ष्मतम कण है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एटम बोलते हैं। और एटम का मतलब होता है ऐसा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण, ठीक है, अनडिविजिबल। क्लियर बेटा? तो ये बात हो गई किसकी? परमाणु की। अब देखो बात आती है किसकी? अणु की। परमाणु के बाद बात करते हैं हम लोग अणु की। देखो ये तो आपको पता चल गया कि जो छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जा रहे हैं, वही जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो क्या है? परमाणु है। अब परमाणु को क्या किया जाए? परमाणु को संयुक्त करके, मतलब छोटे छोटे परमाणुओं को संयुक्त करके जो सबसे छोटा पदार्थ बनेगा उसे बोलते हैं अणु। उसे क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। मतलब परमाणु का संगठित रूप, सबसे छोटा संगठित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। उसको संगठित करके, परमाणु को संगठित करके मतलब मिला के जो सबसे छोटा पदार्थ बनाया जा सकता है उसे ही क्या बोलते हैं? अणु। क्लियर? तो पदार्थ, परमाणु का सबसे छोटा संगठित रूप या परमाणुओं को संगठित करके बनाया गया सबसे छोटा पदार्थ या सबसे छोटा रूप
पदार्थ का सबसे छोटा रूप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ये बात हो गई किसकी? अणु की। क्लियर बच्चों? तो आपने समझा किसके बारे में? परमाणु के बारे में, कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे पदार्थ को जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक ऐसा छोटा सूक्ष्म कण प्राप्त होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के बाद बात आई किसकी? अणु की। अणु जो होता है परमाणुओं का सबसे सूक्ष्मतम संगठित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्लियर? शुरुआत में जब इसको हमने बताया था तो आपको बताया था क्या? इसके रासायनिक विज्ञान के जब फर्स्ट चैप्टर चालू किया तो रासायनिक विज्ञान के जनक के बारे में बताया था। क्या नाम था रासायनिक विज्ञान के जनक का? एंटोनी एल लेवाइजर। एंटोनी एल लेवाइजर। अब देखो बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं? तो वैज्ञानिक जो एंटोनी एल लेवाइजर थे वो रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। इसके बाद बच्चों अगली हेडिंग डालेंगे परमाणु और अणु को समझने के बाद हेडिंग डालेंगे क्या? हेडिंग डालेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। बात करते हैं हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम की, कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है। तो देखिए रासायनिक संयोजन के नियम की यदि हम लोग बात करें तो रासायनिक संयोजन के नियम में क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर आधारित होती है। ठीक है? होता क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और जैसे H2 प्लस O2 मिलके बनता है जल H2O, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो जल मिलता है तो ये क्या हो गई जिसके द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर आधारित हैं। इन महत्वपूर्ण नियमों को क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर आधारित हैं। नियमों पर आधारित हैं जिन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जिन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। जिन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ये जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं बच्चों? ये कुल 5 होते हैं। तो बात करेंगे रासायनिक, अगली हेडिंग डालेंगे रासायनिक संयोजन के नियम निम्नलिखित हैं। आगे लिखेंगे क्या? रासायनिक संयोजन के नियम निम्नलिखित हैं। रासायनिक संयोजन के नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नियम की। नियम नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट नियम होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण या द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत। पहला क्या है? द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत।
द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण अभी इनकी डिटेल बताएंगे, लेकिन थोड़ा समझा दें कि द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत यही है कि द्रव को ना तो मतलब पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात यदि दो पदार्थों को मिला के तीसरा पदार्थ बनाए तो जो उत्पाद प्राप्त होगा, मतलब जो लास्ट में पदार्थ प्राप्त होगा, वो शेष दोनों पदार्थों के जो अभिकारक है जिनको मिला के बनाया गया है उनका द्रव्यमान कुल द्रव्यमान जो उत्पन्न हुए पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको बोलते हैं द्रव की अविनाशिता के सिद्धांत। तो पहले हम पांचों लिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद अलग अलग हेडिंग से आपको समझाएंगे। दूसरा जो है वो कह रहा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। अनुपात का नियम, इसका मतलब यही है कि किसी पदार्थ को यदि किसी उत्पाद को बनाना है तो दो जिन पदार्थों को मिलाया जाए उनका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे H2O है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलेंगे तभी क्या बनाएंगे, जल का निर्माण करेंगे। ये अनुपात होना जरूरी है। क्लियर बच्चों। फिर इसके बाद कह रहा है गुणित अनुपात का नियम। सेकेंड बात करते हैं थर्ड की। थर्ड कह रहा है आपसे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ जो है वो आपसे कह रहा है तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसके बाद बात करते हैं तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात के नियम के बाद 5 नंबर की बात करें तो कहता है गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधित नियम। गैलुसैक गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो ठीक है बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम की बात किया तो क्या होती हैं, जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर आधारित होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ये मुख्यतः बच्चों कितने होते हैं, 5 होते हैं। नंबर 1 बात की जाए तो द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत होता है। नंबर 2 स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम होता है, अभी इनकी डिटेल बताएंगे आप लोगों को। फिर कह रहा है गणित अनुपात का नियम, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलुसैक का गैसीय संबंधी नियम। तो इनको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नियम नंबर पहले की, द्रव्यमान संरक्षण तथा द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत। तो नोट कीजिए। इसके बाद देखो बच्चों, हेडिंग डालते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव की अविनाशिता का सिद्धांत। इसको देखो बात करें तो MV लोमोनोसो एक क्या थे हमारे, इसका जो नियम का जो प्रतिपादन किया था वो MV लोमोनोसो ने किया था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन
MV लेवोनोसो ने किया था। MV किसने किया था इसका? MV लोमोनोसो। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन MV लोमोनोसो ने किया था। इसके बाद देखो बात करें कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान जो होता है, या लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशी होता है। अविनाशी, नाशी से मतलब समझ में आ रहा है जिसका नाश हो, और अविनाशी मतलब जिसका नाश न हो। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो द्रव्यमान होता है वो अविनाशी होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान अविनाशी होता है, अर्थात इसे द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसको, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार जो अभिकारक होते हैं उसका जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान, वो उत्पादों के कुल द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है, या उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक वो होते हैं जो क्रिया में, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद वो होते हैं जो उत्पन्न होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, या रासायनिक अभिक्रिया पूरी होने के बाद। तो इस नियम के अनुसार अभिकारक का कुल द्रव्यमान इस नियम के अनुसार अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, CaCO3 इनसे जो मिलके बनता है, इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ये टूट गया किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसका यदि द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 100 ग्राम, इसका है 56 ग्राम, और तो इसका कितना होगा? 44 ग्राम। इसका ये क्या था? अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के योग के क्या है? बराबर है। इस प्रकार क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण की पुष्टि होती है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण तथा द्रव की अविनाशिता का जो नियम था उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिए। कह रहा है, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट बच्चों कितना दे रहा है? 5.3 ग्राम। पहला सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान
जो दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है, 5.3 ग्राम। इसके बाद बात करें किसकी, कह रहा है तथा 6.0 ग्राम या 6.0 ग्राम एथेनाइक अम्ल है। तो एथेनाइक अम्ल का द्रव्यमान दे रहा है 6.0 ग्राम। ये किसके हो गए, अभिकारक के द्रव्यमान। और क्या कह रहा है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान जो है वो कितना है, 2.2 ग्राम। कितना है बच्चों, 2.2 ग्राम। इसके बाद कह रहा है 8.2 ग्राम जो है सोडियम एथेनाइट है। तो सोडियम एथेनाइट का द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान दे रहा है वो आपको दे रहा है 8.2 ग्राम। और लास्ट में दे रहा है 0.9 ग्राम जल है। जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान जो दे रहा है वो दे रहा है 0.9 ग्राम। ये जल है। अब क्रिया जो दे रहा है वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एथेनाइक अम्ल। और इनसे जो मिलके बन रहा है वो क्या बन रहा है, सोडियम एथेनाइट, सोडियम एथेनाइट प्लस सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये बन रहा है। आप कह रहा है इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि ये परीक्षण के अनुरूप है। मतलब परीक्षण के अनुरूप मतलब आपको द्रव्यमान यदि संरक्षण को पिष्ट करता है तो अभिकारक का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, उत्पाद का द्रव्यमान। तो हम निकालेंगे क्या, हल करेंगे, हल में निकालेंगे अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान। अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनाइक अम्ल का द्रव्यमान। सोडियम कार्बोनेट का जो द्रव्यमान था वो था 5.3 प्लस एथेनाइक अम्ल का जो द्रव्यमान था वो था 6.0, तो आ जाएगा 11.3 ग्राम। ये आ गया अभिकारक का द्रव्यमान। इसके बाद बात करेंगे किसके, उत्पाद के द्रव्यमान की। क्या निकालेंगे, उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान निकालेंगे। उत्पाद के जब द्रव्यमान की बात करेंगे, जो उत्पाद का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, सोडियम एथेनाइक, सोडियम एथेनाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का द्रव्यमान। इतने का द्रव्यमान। तो सोडियम इनका निकालेंगे संयुक्त द्रव्यमान,
तो सोडियम कार्बोनेट का कितना था द्रव्यमान 8.2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों कितना था वो था 2.2 प्लस जल का कितना द्रव्यमान था 0.9 ऐड करेंगे 9 2 11 11 में 2 जोड़ेंगे 13 13 की 3 हासिल लगा 1 8 2 10 10 और 1 11 तो 11.3 ग्राम ये भी हो गया। अतः यह क्या करता है, अतः इस अभिक्रिया द्वारा दिखाए गए परिणाम के अनुरूप तो अतः यह परीक्षण क्या है, अभिक्रिया के अनुरूप है। लिखेंगे अतः परीक्षण अभिक्रिया के अनुरूप है। ये हो गया इसका आंसर और नोट कर लीजिए बच्चों इसको। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल, सेकेंड में कह रहा है आपसे 0.585 ग्राम NaCl। तो NaCl का जो द्रव्यमान है वो कह रहा है 0.5 NaCl का सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान। इसका जो द्रव्यमान बच्चों दे रहा है वो दे रहा है 0.585 ग्राम। कह रहा है मिक्स से कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करे, आपको सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान बताना है। सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान बताना है कि कितने सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करे, कि कह रहा है कि 0.85 ग्राम NaNO3 का द्रव्यमान। यह आपको दे रहा है बच्चों कितना, यह आपसे कह रहा है कि 0.85 ग्राम और 1.435 ग्राम सोडियम सिल्वर क्लोराइड या AgCl, इसका द्रव्यमान दे रहा है आपको। वह कह रहा है आपसे 1.435 ग्राम। ये दोनों हो गए अभिकारक, इनको मिलाकर अभिक्रिया कराई जाए, ठीक है, तो ये प्राप्त होता है। अब ये पता है कितना मिलाया गया, ये नहीं पता है कितना मिलाया गया, ये पता है ये दोनों इतने उत्पाद प्राप्त हुए। तो आप क्या निकालेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार जो होता है वो होता है क्या, उत्पाद अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। अभिकारक का कुल द्रव्यमान क्या होगा, इसका तो आपको पता है 0.585। इसका हमने क्या मान लिया, माना इसका x है तो यहाँ पे x कर दिया। उत्पाद का कुल द्रव्यमान तो ये दोनों बन रहा है, इनको जोड़ देंगे तो 0.85 में 1.435 जोड़ देंगे, इसमें 0 ले लीजिए। x बराबर 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 हासिल हो जाएगा 2, प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा 0.585। x बराबर 5 में 5 गए 0, 8 में 8 गए 0, 12 में 5 गए 7, 1 में 0 गया 1, तो कितना आ जाएगा 1.7 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर बच्चों। इसके बाद जो थर्ड प्रश्न है, ठीक है, वो भी इसी पर आधारित है। स्क्रीन में आपको दे रहा है, आप स्वयं से हल करने की का प्रयत्न कीजिएगा। आंसर भी हम इसका लिख देंगे। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि अब जितने लेक्चर आए वो लगातार आए जब तक आपकी संपूर्ण केमिस्ट्री कंप्लीट ना हो जाए।
कह रहा है 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट 100 ग्राम जल में घोला गया तथा 1.170 या 1.170 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोलकर दोनों को मिलाया गया, जिससे 2.870 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 1.70 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बना। इस प्रयोग द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध कीजिए। तो पहले किसको मिलाया गया? 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो इनका कुल द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है क्या कि 1.170 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम जल को, तो जल कितना हो गया? 200 ग्राम, और इनको आपस में मिला देंगे तो ये हो जाएगा अभिकारक का द्रव्यमान। फिर इसके उत्पाद का द्रव्यमान चेक कर लेंगे, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरीके हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए राधे राधे।